आ गया आ गया, मैं पढ़ाने आ गया। तो चलिए बाबू, मॉडर्न फिजिक्स चल रहा था। क्या चल रहा था? मॉडर्न फिजिक्स, फिजिक्स का लास्ट चैप्टर। इससे 19 नंबर का क्वेश्चन आता है। एगो वीडियो बनाए हैं आपको जिसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। आज पूरा शॉर्ट क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स में 4 चैप्टर है, चारों चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिए। 19 नंबर का आता है, ध्यान से बाबू। चलिए देखते हैं बाबू। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिए बाबू, जल्दी आपको हम एग्ज़ाम के बारे में, किसके बारे में? एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, एग्ज़ाम कैसे देना है, एग्ज़ाम में कैसे बैठना है, एग्ज़ाम में कैसे करना है, क्या करना है तुम लोग समझ ही रहा है, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में हम टेलीग्राम पर एक लिंक डालेंगे या कुछ लिख कर डालेंगे। वो 26 या 27 तारीख को आप देखते रहिएगा टेलीग्राम, एकदम ध्यान से उस पर जो इन्फॉर्मेशन जाएगा उस पर ध्यान से देखता रहेगा। बहुत गधा सब गेस गेस लिख रहा है कमेंट में, अरे बकलोल कहीं का। शुरू में समझाए थे, चैप्टर बाई चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं यही पढ़िए, इसी में से एग्जाम में आएगा। या गेस का ज़रूरत है तो आपको यूनिवर्सिटी का गेस दिए हैं, पढ़ लो। वो ऐसा अलग से कोई गेस नहीं मिलेगा। ये तो फर्स्ट दिन समझा दिया था, तो इतना पगलाता का है तुम लोग। चल बाबू इधर ध्यान से देखो, ध्यान से। चलिए पढ़ना है पहला, द्रव्य का तरंग प्रकृति। द्रव्य का तरंग प्रकृति, द्रव्य का कौन प्रकृति बाबू? तरंग प्रकृति। तरंग प्रकृति, या इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य या डी ब्रोगली तरंग भी बोलते हैं। चलिए अब इसको जानना है बाबू कि ये क्या है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। जब कोई पदार्थ क्या करता है? गति करता है। जब कोई पदार्थ क्या करता है? गति करता है, तो तरंग उत्पन्न होता है। तरंग जो हमारे आंखों को दिखाई नहीं देता है, जैसे पंखा। पंखा अगर रुका हुआ है तो तुमको दिखेगा, पंखवा घनघना कर एकदम चलने लगे तो तुमको पंखवा का पंखिया नहीं दिखेगा। ऐसे तुम लोग पंखा रुका रहे तो कहेगा 3 गो पंखिया है। और जैसे पंखवा एकदम घनघना कर चलने लगे, तुमसे पूछे कि पंखिया क्या है तो तुमको नहीं बुझाएगा। क्यों? क्योंकि वो गति कर रहा है, तरंग उत्पन्न कर रहा है। समझ रहे हो बाबू? बात समझ में आया? जैसे तुम लोग स्वास्तिक का गेंद क्रिकेट खेलते होगे, उस पर निशान बना होगा, थोड़ा लाल पर उजला रंग का ऐसा डिजाइन बनता है बॉल पर। तब बॉल ऐसे देखोगे तो तुम कहोगे सर उजार का डिजाइन वहीं से बना है। अब बॉलवा को ऐसे टुकरा देंगे, कहेंगे बताओ कहाँ उजार का है, तो तुमको दिखबे नहीं करेगा, क्योंकि वो गति कर रहा है। तो क्या उत्पन्न करेगा? तरंग। तो जब कोई पदार्थ गति करता है तो क्या उत्पन्न करता है? तरंग। क्या उत्पन्न करता है? तरंग उत्पन्न करता है। देख लो, मान लो हम खड़े हैं तो तुमको साफ साफ दिखेंगे, एकदम साफ साफ दिख रहे होंगे, चेहरा साफ दिख रहा है। और एकदम हम एकदम मोशन में आ जाए तो तुमको दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि तरंग उत्पन्न होने लगा। तो तरंग जल्दी आंखों को दिखाई नहीं देता है। पदार्थ जब गति करता है तो तरंग उत्पन्न करता है। इसी तरंगवा को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली तरंग। क्या बोलते हैं बाबू? डी ब्रोगली तरंग। प्रकाश जब गति करता है तो क्या उत्पन्न करता है? तरंग उत्पन्न करता है। इसी को क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली तरंग। और डी ब्रोगली तरंग का कुछ तरंग दैर्ध्य होता है, उसका एक फॉर्मूला है। तो देख बाबू, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/mv। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होता है? लैम्डा बराबर h/mv। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है और बाकी के डिफिनेशन सब्जेक्टिव में पूछता है। बाबू mv क्या है? mv क्या है? संवेग है। क्या है बाबू? संवेग है। संवेग p बराबर होता है mv। संवेग का फॉर्मूला कई बार बताए होंगे तुमको चैप्टर में, p बराबर mv। तो देख बाबू, लैम्डा बराबर h/mv का जगह क्या लिखेंगे? p। लैम्डा बराबर h/p। लैम्डा बराबर h/p। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। ये फर्स्ट टॉपिक डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य खत्म हुआ। अब हम लोग को पढ़ना है प्रकाश विद्युत सेल। क्या बाबू? प्रकाश विद्युत सेल। तो देखिए बाबू, प्रकाश विद्युत सेल, ठीक है? तो देख बाबू, अगला टॉपिक है प्रकाश विद्युत सेल। ध्यान से देखते जाइए बाबू। प्रकाश विद्युत सेल 9वें से क्लियर कर लो। प्रकाश होगा, उसके कारण क्या उत्पन्न होगा? विद्युत उत्पन्न होगा। तो देख लो बाबू, सेल जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वह सेल जो प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वह सेल जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। जैसे तुम लोग सुना होगा सोलर,
छत पर सोलर लगाते हैं हम लोग, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वो किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। इसका मतलब सोलर क्या है, सोलर एक तरह का प्रकाश विद्युत सेल है। एग्जाम्पल होगा प्रकाश वोल्टीय सेल, यहाँ देख सकते हो, प्रकाश उत्सर्जन सेल। क्लियर है बाबू। प्रकाश विद्युत सेल, वह सेल जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में बदल दे उसे प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो देखो ऑटोमेटिक स्विच में होता है। अब तुम कहोगे सर ऑटोमेटिक स्विच क्या है, तो देखो बाबू, बड़ा बड़ा नेशनल हाईवे पर जो लाइट लगा रहता है उसमें ऑटोमेटिक स्विच होता है, अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप चालू हो जाएगा। तो उसमें किसका उपयोग होता है, प्रकाश विद्युत सेल का। फायर अलार्म में यूज होता है इसका। किस अलार्म में यूज होता है बाबू, फायर अलार्म में यूज होता है। स्पेस क्राफ्ट में सूर्य प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलने में यूज होता है, या सीधे समझ लो ना सोलर में यूज होता है। किस में यूज होता है, सोलर में। नॉर्मली तुम लोग जानते हो इसका उपयोग कहाँ होता है, सोलर में होता है। क्लियर है बाबू। बड़ा बड़ा स्पेस क्राफ्ट जब जाता है दूसरे ग्रह पर, तो मान लो हम विद्युत उसको कहाँ से देंगे, स्पेस क्राफ्ट वह कैसे चलेगा, तो उसके लिए क्या किया जाता है, स्पेस क्राफ्ट पर सोलर लगा दिया जाता है। उस सोलरवा सूर्य के प्रकाश को खींचकर विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसका मतलब सोलर के अंदर क्या है, प्रकाश विद्युत सेल है। प्रकाश विद्युत सेल कौन कौन होता है, प्रकाश वोल्टीय सेल, प्रकाश उत्सर्जन सेल। क्लियर है बाबू। आगे बढ़ते हैं, देखते जाइए, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है, ध्यान से। द्रव्य का कणीय प्रकृति, द्रव्य का कणीय प्रकृति, द्रव्य का कणीय प्रकृति, इसमें हम लोग को पढ़ना है फोटोन के बारे में। किसके बारे में बाबू, फोटोन के बारे में। फोटोन क्या होता है, तो देखो बाबू, प्रकाश छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में चलता है, ऊर्जा के पैकेट के रूप में चलता है। देख बाबू, प्रकाश जब चलता है तो प्रकाश दो तरीके से चलता है, तुम लोग को याद होना चाहिए मेरे ख्याल से। प्रकाश छोटे छोटे कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में चलता है। इसलिए प्रकाश को बोला जाता है प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है, क्यों, क्योंकि प्रकाश कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है, इसलिए प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है। तो देख, प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में चलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश आता है ना, तुम लोग जानते हो सूर्य से प्रकाश आता है ना, छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है। तो सूर्य का प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है। ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा कण होता है, फोटोन होता है। क्या होता है बाबू, फोटोन होता है। और उसी फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर h न्यू। पिछला क्लास में आपको पढ़ा दिए थे, E बराबर h न्यू। प्रकाश में ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर h न्यू। प्रूफ में पढ़ाए हैं, E बराबर क्या होती है, h न्यू। क्लियर है बाबू। तो देखो E बराबर h न्यू और न्यू बराबर E बराबर h न्यू होता है। न्यू बराबर होता है एक फार्मूला C बाई लैम्डा। अब इसको उठा कर यहाँ रखेंगे तो E बराबर h, न्यू का जगह क्या लिखेंगे, C बटा लैम्डा। अब इस समय सारा चीज़ बताना संभव नहीं है बाबू, क्रैश कोर्स का क्लास चल रहा है, केवल उसी पर ध्यान देना है बाबू। E बराबर h न्यू होता है, तो न्यू बराबर क्या होता है, C बाई लैम्डा। तो C बाई लैम्डा रख देंगे तो E बराबर h C बाई लैम्डा। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी फोटोन का प्रकाश किस रूप में चलता है, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर h न्यू, E बराबर h C बाई लैम्डा। और फोटोन का कुछ गुण होता है, तो अब गुण देखते हैं बाबू। फोटोन का गुण, किसका गुण बाबू, फोटोन का गुण। तो देख बाबू, एकदम सिंपल, जब प्रकाश ही फोटोन है, क्योंकि प्रकाश किस रूप में चलता है, फोटोन के रूप में, तब प्रकाश ही फोटोन है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अरे बोलना रे बकलोल, प्रकाश किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में। तो फोटोन भी किस में चलेगा, सीधी रेखा में, क्योंकि प्रकाश ही फोटोन है। सिंपल बाबू। अब बोलो, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फोटोन का भी वेग क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बाबू, इसमें आवेश नहीं होता है, मतलब आवेशहीन आवेश रहित होता है। यह आवेशहीन आवेश रहित होता है। इसका विराम द्रव्यमान 0 होता है बाबू। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था, ध्यान रखिएगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, विराम द्रव्यमान मतलब फोटोन अगर रुक जाए तो उसका द्रव्यमान 0,
चल रहा है तो कुछ द्रव्यमान होगा, फोटोन रुक गया तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, जीरो, विराम द्रव्यमान जीरो। ये विवर्तन दिखा सकता है बाबू। फोटोन क्या दिखा सकता है, विवर्तन दिखा सकता है। फोटोन क्या दिखा सकता है, विवर्तन दिखा सकता है। क्लियर है बाबू? तो समझ गए बाबू? प्रकाश छोटे छोटे पैकेट के ऊर्जा के रूप में चलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन। फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू, E बराबर hc बाई लेमडा। और देखो फोटोन का गुण सीधी रेखा में चलेगा जैसे प्रकाश चलता है। फोटोन कितने स्पीड से चल देगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही प्रकाश का भी वेग है, और ये इसमें कोई आवेश नहीं होता है। ये अगर फोटोन रुक गया तो विराम द्रव्यमान जीरो। विराम द्रव्यमान मतलब विराम मतलब रुका हुआ, जीरो। आइए विवर्तन दिखा सकता है। क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत? अब देखो, अब आपको पढ़ना है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। कौन सिद्धांत बाबू? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, ध्यान से देखिए। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, नामों से पता चल रहा है कि कुछ अनिश्चित है, मतलब निश्चित होने वाला नहीं है। हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे। क्या थे? हाइजेनबर्ग वह एक साइंटिस्ट था जिन्होंने अनिश्चितता सिद्धांत बताया, मतलब कोई चीज निश्चित नहीं है उसके बारे में बताया। तो क्या बताया बाबू? कि इलेक्ट्रॉन का स्थिति और संवेग एक साथ बता पाना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन का स्थिति मतलब इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर कहाँ है और कितने संवेग से घूम रहा है, एक साथ बता पाना संभव नहीं है। क्लियर बाबू? इलेक्ट्रॉन का स्थिति और संवेग, संवेग में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वेग देखो। जैसे ये पंखा चल रहा है, मान लो तुम्हारे घर में पंखा चल रहा है, नहीं चल रहा है तो स्विच ऑन कर लो, चलने लगेगा। तो चलाओ, पंखा चलाओ। पंखा चलाओगे तो तुमसे पूछेंगे कितने स्पीड से चल रहा है, तो तुम एक बता दोगे कि हाँ इतना स्पीड से लगभग चल रहा है। लेकिन तुमसे पूछे कि इसका पतिया कहाँ है, तो तुम कहेगा सर यहाँ है, तले घूम कर पहुँच जाएगा, वहाँ पतिया तले घूम जाएगा। मतलब एक साथ वेग और स्थिति बता पाना संभव नहीं है। इसी को बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। समझ गए बात? पंखा चलेगा तो तुम स्पीड बता दोगे कि हाँ इतना स्पीड से चल रहा है, लेकिन पूछे पंखिया कहाँ है तो तुम कहोगे यहाँ है, तले घूम कर आ जाएगा यहाँ। इसका मतलब दोनों एक साथ बता पाना संभव नहीं है। इसके लिए एक समीकरण दिया हाइजेनबर्ग ने। क्या दिया? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू h/4 पाई। अब ये क्या है? x स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता, और p क्या होता है? संवेग, संवेग में अनिश्चितता। संवेग में अनिश्चितता। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ते हैं, सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का दोष। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का दोष। ये सब बाबू 2 नंबर में पूछता है, पूछ भी चुका है, एकदम ध्यान से। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष। पहल का दोष, यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व के बारे में नहीं समझा पाया। मतलब ये बता ही नहीं पाया कि परमाणु अस्थायी है कि नहीं, अस्थायित्व के बारे में समझा नहीं पाया। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के बारे में भी समझा नहीं पाया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु अस्थायी है कि नहीं है इसके बारे में नहीं समझा पाया। हाँ, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन चलता है वो तरंग के रूप में चलता है, तो स्पेक्ट्रम बनाएगा, कैसा बनाएगा, किस तरह बनाएगा, उसके बारे में भी नहीं बता पाया। क्लियर है बाबू? अब देखो, आप पढ़ना है बोर के परमाणु सिद्धांत का दोष। बोर के परमाणु सिद्धांत का दोष। बोर के परमाणु सिद्धांत का दोष। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन का वितरण नहीं बता पाया।
वितरण मतलब जैसे तुम लोग जानते हो कि परमाणु में K, L, M, N कक्ष होता है। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके बारे में बोर के परमाणु सिद्धांत नहीं बता पाया, इलेक्ट्रॉन का वितरण नहीं बता पाया। ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन वाले, कितने इलेक्ट्रॉन वाले? 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए लागू होता है। बोर का परमाणु मॉडल वैसे परमाणु के लिए लागू होगा जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो? 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये कहेगा ना, हम कामें नहीं करेंगे, हम 1 के लिए काम करेंगे, 2 के लिए काम नहीं करेंगे, तू क्या कर लेगा? सीधा धमकी भरा देता है। कहता है इलेक्ट्रॉन का वितरण नहीं बताएंगे, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा नहीं जानते हैं। और कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन के परमाणु के लिए काम करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो कहेगा नहीं काम करेंगे, करबे नहीं करेंगे, आप क्या कर लीजिएगा, सीधा बोलता है। तो देख बाबू, ये 2 नंबर का है, ध्यान से देख लो। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्तित्व को नहीं बता पाया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं बता पाया। बोर का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में नहीं बता पाया। इसी बोर का परमाणु मॉडल केवल 1 इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होता है, 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए लागू नहीं होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, बोर के परमाणु मॉडल का अभिगृहित, अब ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा है, ध्यान से बाबू। बोर के परमाणु मॉडल का अभिगृहित, बोर के परमाणु मॉडल का अभिगृहित, बोर के परमाणु मॉडल का अभिगृहित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। ये बकलोल तो तुम लोग बचपने से जानता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, जैसे ये देख लो, ये परमाणु है, ये बीच वाला क्या है? नाभिक, नाभिक है। और इलेक्ट्रॉन इस कक्ष में होता है, चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है, जानबे करते हो। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। ये तो 9th क्लास से पढ़ रहे हो। अब देखो, प्रत्येक कक्ष, क्या बाबू? प्रत्येक कक्ष की ऊर्जा क्या होती है? निश्चित होती है। ऊर्जा निश्चित होती है, देखिए रहे हो, ये नाभिक का ये सब कक्ष है, ठीक है। तो प्रत्येक कक्ष की ऊर्जा एकदम फिक्स होती है, जिसे हम लोग ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऊर्जा स्तर कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अलग अलग कक्ष की ऊर्जा अलग अलग होती है। अलग अलग कक्ष होगा तो अलग अलग ऊर्जा होगा, सिंपल। अलग अलग कक्ष होगा तो अलग अलग ऊर्जा होगा। बात समझ में आया? अलग अलग दूल्हा होगा तो अलग अलग दुल्हन होगी। ऐसा थोड़े है कि अलग अलग दूल्हा है, एक को दुल्हन है, तब तो घबरा जाएगा काम। देख बाबू, तो 4 गो इसका अभिगृहित होता है, अभी 3 गो बताए हैं, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अलगे से भी बकलोलवा पूछ देता है, ध्यान से बाबू। तब बोलो, बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये नया का बता दिया, पहले ही से जानते हैं। देख लो बाबू, प्रत्येक कक्ष की ऊर्जा क्या होती है? अलग अलग कक्ष है, प्रत्येक कक्ष की ऊर्जा निश्चित होती है, जिसे ऊर्जा स्तर कहते हैं, ठीक है। और अलग अलग कक्ष का, आई छोटका कक्ष है, इससे बड़का है, कौन और ही बड़का होगा, तो अलग अलग कक्ष का अलग अलग ऊर्जा होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं बाबू। इसका चौथा, बोर के परमाणु मॉडल का चौथा अभिगृहित, ध्यान से दो। देख बाबू, चौथा अभिगृहित बोर के परमाणु मॉडल का, इलेक्ट्रॉन उसी कक्ष में चक्कर लगा सकता है, उसी कक्ष में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन उसी कक्ष में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग, कौन संवेग बाबू? कोणीय संवेग h/2 पाई का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। सिंपल, बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन देख लो, इलेक्ट्रॉन उसी कक्ष में चक्कर लगा सकता है जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है।
h/2 का पूर्ण गुणज होता है, h/2 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो देखो बाबू कोणीय संवेग को L से दिखाते हैं, h/2 का मतलब गुणा, अब पूर्ण मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब संख्या, संख्या मतलब नंबर, नंबर को किससे दिखाते हैं, n से। पूर्ण मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब संख्या, संख्या मतलब नंबर, नंबर को किससे दिखाएंगे, n से। तो L बराबर NH/2, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, NH/2। बाबू कोणीय संवेग का भी फॉर्मूला होता है MVR। अब बताना संभव नहीं है कैसे, सब चैप्टर में बताया गया है, अभी बस उतना ही ध्यान देना है जितना क्रैश कोर्स में जरूरत है। MVR बराबर NH/2, MVR बराबर NH/2। यहाँ देख भी सकते हो, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, कोणीय संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग गुणे त्रिज्या। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग गुणे त्रिज्या, इसलिए MVR बराबर NH/2। क्लियर है, फिर से एक बार समझो। इलेक्ट्रॉन उसी कक्ष में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। कोणीय संवेग L, h/2 का मतलब गुणा, पूर्ण मतलब पूर्णांक मतलब संख्या मतलब नंबर, NH/2। इसका फार्मूला MVR बराबर NH/2। बाबू ये जो नियमुआ है ना, ये जो नियमुआ आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं बोर का क्वांटमीकरण। अब एग्जामुआ में कभी कभी पूछ देता है बोर का क्वांटमीकरण क्या है, यही है बकलोल चौथा। इसी को हम लोग बोलते हैं बोर का क्या, क्वांटमीकरण। बाबू इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर का क्वांटमीकरण। बोर का क्या बोलते हैं, क्वांटमीकरण। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ गया, कोई परेशानी, देख लो ध्यान से, इसी को बोलते हैं बोर का क्वांटमीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। समस्थानिक, क्या बाबू, समस्थानिक। देख बाबू समस्थानिक, आइसोटोप, समस्थानिक आइसोटोप, ये तो बढ़िया से तुम लोग जानता होगा। तो देखो वह तत्व क्या बाबू, वह तत्व जिसका परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। बाबू ये सब 9th वाला भी क्वेश्चन पूछ देता है, बिहार बोर्ड है, पगला बोर्ड है, जानबे करते हो, कुछ पूछ देगा। वह तत्व जिसका परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख भी सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बताए होंगे, H11, H12, H13। देखो परमाणु संख्या को नीचे लिखते हैं, परमाणु संख्या 111 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो ऊपर लिखा गया है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, अलग अलग है। परमाणु संख्या सेम है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। इसी को बोलते हैं बाबू प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम। आप देख सकते हैं इसमें सारा चीज़ लिखा गया है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। और भी देख लो, कोलरीन, कोलरीन 1735, कोलरीन 1737। अब देखो बाबू परमाणु संख्या सेम, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, इसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक। क्लियर है बाबू, बात समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना है बाबू समभारिक, समभारिक आइसोबार। देख बाबू सिंपल है, ये भी तुम लोग जानते होंगे, वह तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो,
एक चीज और ध्यान रखना, परमाणु द्रव्यमान को द्रव्यमान संख्या भी लिखता है। क्या लिखता है? द्रव्यमान संख्या। कभी कभी लिख देगा एग्जाम में, तो पगला मत जाना। अब परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी लिखता है। ध्यान रखना ये चीज। वह तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु संख्या क्या होता है? अलग अलग। देख लो एग्जाम्पल में, देख लो बाबू, सीधे समझ में आ जाएगा। आर्गन 1840, कैल्शियम 2040। देख बाबू, ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान समान है लेकिन परमाणु संख्या नीचे वाला क्या है? अलग अलग है। सिंपल बात समझ में आया? बात समझ में आया? एक और भी देख सकते हो, कार्बन 612, कार्बन 614। अब देख बाबू, कार्बन 612, रुको, कार्बन 614, नाइट्रोजन 714। अब देखो बाबू, परमाणु द्रव्यमान सेम है लेकिन परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? समभारिक। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ते हैं बाबू। सम न्यूट्रॉनिक। क्या बाबू? सम न्यूट्रॉनिक या सम न्यूट्रॉन। सम न्यूट्रॉनिक या सम न्यूट्रॉन मतलब आइसो न्यूट्रॉन। सिंपल, वे तत्व, नाम से क्लियर है। सम मतलब समान। क्या समान? न्यूट्रॉन। जिसमें न्यूट्रॉन क्या हो? समान हो। वे तत्व जिनके न्यूट्रॉन क्या होते हैं? समान होते हैं। वे तत्व जिसका न्यूट्रॉन क्या हो जाए? समान हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। एग्जाम्पल देख लो बाबू, सोडियम 1123, मैग्नीशियम 1224। बहुत सारे एग्जाम्पल होता है, हम एक एक समझा कर आगे बढ़ रहे हैं बाबू। देखिए, न्यूट्रॉन निकालना है ना। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। परमाणु द्रव्यमान 23, परमाणु संख्या 11, घटा कर कितना आया बाबू? 12। परमाणु द्रव्यमान कितना है? 24, परमाणु संख्या कितना है? 12, घटा कर कितना आया? 12। कोई दिक्कत? इसे ही हम लोग सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन क्या होता है? समान होता है। हो गया बात साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखो, सम इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब नामुए से समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा? समान होगा। वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? समान। हो गया। वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? समान, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, सोडियम 11 + 1, मैग्नीशियम 12 + 2, नाइट्रोजन 7 - 3। एक एक को में तुम समझ जाओगे। ध्यान से देखो बाबू। अब देखो, इसमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन। ये निचवा वाला परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। निचवा वाला परमाणु संख्या होता है और परमाणु संख्या के बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो देख बाबू, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 11 गो, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा कितना? 12 गो, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा कितना? 7 गो। तो तुम कहोगे सर अब ये आप बोले हैं इलेक्ट्रॉन समान, ये बकलोलवा अलग अलग हो गया। अलग अलग नहीं है, समाने हैं। कैसे है? तो यही तो देखना है। तो देख बाबू, को गो प्लस है? एगो प्लस। तो तुमको कई बार बताए होंगे, जितना प्लस उतना माइनस। कितना प्लस है? एगो प्लस, तो एगो माइनस कर दो, कितना आ गया? 10। को गो प्लस है? 2 गो, 2 गो प्लस है तो 2 गो माइनस कर दो, कितना आ गया? 10। बोले होंगे जितना प्लस उतना माइनस, और जितना माइनस उतना प्लस। तो कितना माइनस है? 3 माइनस है तो 3 प्लस, कितना आ गया? 10 आ गया। सिंपल। तो देखो, पहले तो बराबर नहीं था लेकिन अब बराबर हो गया। जितना प्लस उतना माइनस कर दिए, जितना प्लस उतना माइनस कर दिए, जितना माइनस उतना क्या कर दिए? प्लस। इलेक्ट्रॉन बराबर। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बाबू। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत ऑब्जेक्टिव में पूछता है बाबू।
आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत। मतलब आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया, मतलब समीकरण दिया। क्या दिया? तो देखो, आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में क्या बताने के लिए? संबंध। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध बताने के लिए एक समीकरण दिया। संबंध बताने के लिए एक क्या दिया? समीकरण। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत। तो बोल, यही ऐसा समीकरण है जिसके कारण आइंस्टीन को दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना गया। समझ रहे हो? यही ऐसा सिद्धांत है जिससे दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक इसको माना गया कि वो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध बताया। इसी पर परमाणु बम, बाबू परमाणु बम जानते हो, देश को बर्बाद कर सकता है। तो तुम लोग समझते हो परमाणु बम, एक न्यूट्रॉन टूटता है तो 3 निकलता है। पूरे दुनिया में वो टूटते जाएगा, फैलते जाएगा, तो पूरा दुनिया एक परमाणु बम से खत्म हो सकता है। लेकिन नहीं खत्म होता है। वो किसके द्वारा बताया गया था? आइंस्टीन के द्वारा, कि द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध बताया जिसके कारण परमाणु बम कुछ एरिया के बाद जाकर रुक जाता है। अब उसका चर्चा हम लोग क्लास में करते हैं, अब इतना डीपली तो अभी जाएंगे नहीं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा बाबू। तो देखो, आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध बताने के लिए एक समीकरण दिया, जो समीकरण क्या है? E बराबर डेल्टा mc²। इसी समीकरण के कारण ये दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक है। इसी को बोला जाता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत। कोई दिक्कत? ये तो ऊर्जा है, जानबे करते हो तुम बाबू। ये बाबू द्रव्यमान, m मतलब द्रव्यमान क्षति है, और c मतलब क्या है? ये बकलोल बात तुम लोग जानबे करते हो। प्रकाश का क्या होता है? वेग। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला टॉपिक है बाबू बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा या केवल बंधन ऊर्जा भी लिख सकता है। बंधन ऊर्जा नामुए से क्लियर है कि किसी को बांध कर ये रखा है। तो देखो बाबू, परमाणु नहीं, नाभिक। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि नाभिक में प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है? तो इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करना? अलग करने में जितना ऊर्जा लगेगा, इसी ऊर्जा को क्या बोलेंगे? बंधन ऊर्जा। सिंपल। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उन दोनों एक के साथ होता है। उन दोनों को अलग करने में जितना ऊर्जा लगेगा, उसी ऊर्जा को क्या बोलेंगे? बंधन ऊर्जा। क्लियर है? यही बंधन ऊर्जा आइंस्टीन के समीकरण के बराबर होता है। आइंस्टीन के समीकरण के बराबर होता है बंधन ऊर्जा। आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है? डेल्टा mc² हो गया। कोई दिक्कत? फिर से समझ लो बाबू। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसी को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा। यही बंधन ऊर्जा आइंस्टीन के समीकरण के क्या होता है? बराबर। आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है? डेल्टा mc²। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बाबू। नाभिकीय बल। टेक्नीशियन साहब देखिए तो कितना मिनट हो गया? 34 मिनट। हाँ बाबू, 34 मिनट का वीडियो हो गया। बकलोल कहीं का, देखते रहो। पानी पी कर देखो। पानी पी कर हम पढ़ा रहे हैं 11 बजे रात को। तुम लोग पानी पी कर देखो। पीने के लिए बोले हैं बकलोल, जाकर नहा मत लेना है भरा, नहीं तो ठंडी मार देगा। समझ गए ना? पानी पी कर देखो, नहाना मत, नहीं तो बकलोल ठंडी मार देगा। पानी से नहा लेगा, पानी हो जाएगा। तो समझ ही रहा है बकलोल कहीं का। देख इधर, नाभिकीय बल। अब नौवें से तुम लोग जानते हो कि नाभिक के बारे में कुछ बात हो रहा है, उसके बल के बारे में।
नाभिक में क्या होता है बाबू? नाभिक में प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आपस में जुड़े हैं, तो जिस बल द्वारा जुड़े हैं उसी को क्या बोलेंगे? नाभिकीय बल हो गया। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने बल द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। अब देखो नाभिकीय बल का कुछ गुण है। नाभिकीय बल कौन बल है? आकर्षण बल। नाभिकीय बल क्या होता है? आकर्षण बल। ठीक है, अब देख लो, नाभिकीय बल आकर्षण बल होता है, अत्यंत लघु परासी होता है। लघु परासी, और तुम कहोगे सर ई का होता है? लघु परासी मतलब शॉर्ट रेंज, मतलब समझिए रहे हो, हमारे आंख से परमाणु नहीं दिखता है, उस परमाणु के अंदर नाभिक होता है, और उस नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, वो हमको दिखेगा? बकलोल नहीं दिखेगा। तो बहुत कम रेंज में लगता है, इतना छोटे चीज़ों में नाभिकीय बल लगता है कि वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन दुनिया का सबसे मजबूत बल वही है, नाभिकीय बल, लेकिन बहुत छोटा में लगता है। क्या लगता है बाबू? बहुत के छोटा में लगता है। ठीक है, तो लघु परासी होता है, शॉर्ट रेंज होता है इसका। ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है, आवेश अनाश्रित होता है, मतलब आवेश पर आश्रित नहीं होता है। ये बहुत ही प्रबल बल है, बोले है ना, दुनिया का सबसे प्रबल बल में से ये है। ध्यान से दम बापू देखो, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस बल द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उसे नाभिकीय बल कहते हैं। यह एक प्रकार का आकर्षण बल है। ये बहुत कम दूरी के लिए लागू होता है, और ये आवेश पर आश्रित नहीं होता है, आवेश से इसको कुछ लेना देना नहीं है, और ये बहुत ही प्रबल बल होता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? देखिए बाबू, अब अगला टॉपिक देखते हैं बाबू, रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व वह भारी तत्व जिससे अल्फा, बीटा और गामा कण या किरणें निकलती हैं। सिंपल, वह भारी तत्व जिससे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है, उस तत्व को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व। और इस पूरी प्रक्रिया को रेडियो सक्रियता। तो देख लो, एक भारी तत्व ऐसे बना देते हैं, गोल गोल लड्डू, गोल गोल लड्डू, बाबा जी का ढड्डू। देख इधर, देख, ये एक भारी तत्व है जिससे क्या क्या लिखेगा लगा? अल्फा, बीटा, गामा। बस एक चीज याद रखिएगा, गामा हमेशा कैसे निकलता है? सीधे निकलता है। गामा हमेशा कैसे निकलता है? सीधे निकलता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आया बाबू? वह भारी तत्व जिससे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए देख बाबू, अब कौन कौन सा किरण निकला था? अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा कण का गुण पढ़ेंगे, बीटा कण का गुण पढ़ेंगे, और गामा कण का गुण पढ़ेंगे। अल्फा कण का गुण पढ़ने से पहले बकलोल हम समझेंगे कि अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण हीलियम नाभिक होता है, ये ध्यान रखिएगा, 3-4 बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है। अल्फा कण कौन सा नाभिक होता है? हीलियम नाभिक होता है। अल्फा कण कौन सा नाभिक होता है? हीलियम नाभिक होता है। वो भी हीलियम कैसे? हीलियम परमाणु संख्या 2, परमाणु द्रव्यमान 4, लेकिन बकलोल पर 2 को प्लस होता है। तो हीलियम होता है तो धनावेशित होता है, मतलब इस पर प्लस आवेश होता है। पहला चीज एकदम याद रखना है, ये अल्फा कण क्या होता है बाबू? हीलियम नाभिक होता है, जिस पर कितना आवेश होता है? +2 आवेश होता है। ठीक है, अब इसका कुछ गुण है। पहला, यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विचलित नहीं होता है। विचलित नहीं होता है, हो जाता है। विचलित हो जाता है, मतलब
अल्फा कण अगर कहीं गुजर रहा है मतलब कहीं जा रहा है, वो जा उसका विद्युत और चुंबक मिल जाएगा ना तो डरा कर भाग जाएगा, कहेगा ना 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 हम इधर नहीं जाएंगे, पकड़ कर मारने लगेगा हमको, तो ये विचलित हो जाता है। जैसे मान लो अल्फा कण चल रहा है चल रहा है चल रहा है, जैसे देखता है अरे ये वाला है, देखेगा अरे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, तुरंत वहां से अपने आप का रास्ता मोड़ लेगा, विचलित हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आया? समझ में आया? बोलो समझ में आया? जैसे बहुत सारा स्टूडेंट सब है, देखता है सर आ गए तो बहुत सारा स्टूडेंट आकर प्रणाम करता है, हालचाल पूछता है, कितना बकलुआ, देखता है सर है, इधर से इधर रास्ता मुड़ कर चल देगा, कोनो ठीक नहीं है किधर चल देगा। बात समझ में आया? तो देखो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ये क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विचलित हो जाता है। यह ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कौन प्रभाव उत्पन्न करता है? ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है? भेदन क्षमता कम होता है। इसका भेदन क्षमता क्या होता है? कम होता है। इस बकलुआ का भेदन क्षमता क्या होता है? कम होता है। भेदन क्षमता क्या होता है? कम होता है। तो देख बाबू, ये हीलियम नाभिक होता है जिस पर +2 आवेश होता है, यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विचलित हो जाता है, ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है, भेदन क्षमता कम होता है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं बाबू। अल्फा कण का गुण हो गया, अब थोड़ा बीटा कण का गुण पढ़ेंगे। बीटा कण का गुण, बीटा कण का गुण, किसका गुण? बीटा कण का। तो सबसे पहले बकलोलवा ये देखेंगे बीटा कण क्या होता है। बीटा कण तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये याद रखना, बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन कैसा है, तो ई ऊपर 0 और नीचे -1, ये ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं बीटा कण। ठीक है बाबू, अब देखो इसका भेदन क्षमता अधिक होता है। भेदन क्षमता क्या होता है? अधिक होता है। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। फोटोग्राफिक प्लेट को ये क्या करता है? प्रभावित करता है। बाबू एग्जाम में 2 गुण लिखना है, हम 3 को 4 को बता रहे हैं, वो बात अलग है। यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विचलित हो जाता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? देख बाबू, बीटा कण का गुण, यह एक तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है जिसको ऐसे दिखाता है, E-1 ऊपर 0। इसका भेदन क्षमता अधिक होता है, अल्फा से ज़्यादा भेद सकता है। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर सकता है। फोटो खींचोगे, वहाँ बीटा कण गुजर जाएगा तो तुम्हारा फोटो में धुंधला आ जाएगा, ब्लर आ जाएगा, तो तू कहेगा जा ये कैसे फोटो आ गया। तो देख बाबू, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ये क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बाबू। गामा कण का गुण, गामा कण का गुण। तो पहले तो यही देख ले कि गामा कण होता क्या है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग का पैकेट होता है। यह विद्युत चुंबकीय यह विद्युत चुंबकीय तरंग का पैकेट होता है। और भी होता है बाबू, यह आवेश रहित होता है। ये बकलोलवा के पास कोई आवेश नहीं होता है। इसका विराम द्रव्यमान 0 होता है। अभी अभी पढ़े हो ना, फोटोन सब उसी का है। विराम द्रव्यमान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है? भेदन क्षमता सबसे अधिक, भेदन क्षमता सबसे अधिक। बाबू अब ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, किस किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है? अल्फा, बीटा, गामा, इनमें से कोई नहीं। सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा का होता है। इसका विराम द्रव्यमान 0 होता है, ये इस पर आवेश नहीं होता है। ये भी पूछ देता है निम्न में से किस पर आवेश नहीं होता है? अल्फा, बीटा, गामा। गामा पर आवेश नहीं होता। बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है, ध्यान से बाबू। अब देखो, इसका भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विचलित नहीं होता है।
मतलब अगर गामा किरण, मान लो गामा किरण चल रहा है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दिखेगा तो कहेगा है हम नहीं मुड़ेंगे, तुमको धाका धुकी एकदम ककर चलेंगे। लेकिन अल्फा बीटा क्या करता है, देखेगा ना विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, साइड वजह से मुड़ जाएगा, कहेगा ना ना हम इधर ना जाएंगे। लेकिन ये गामा कहेगा अरे तू है चल आओ, लतियाते एकदम चलेगा, छोड़ेगा नहीं, लतिया देंगे चलेंगे, समझ लो एकदम फाड़ देंगे चीर देंगे लेकिन जाएंगे हम। कौन जाएगा, गामा कण। देखो बाबू गामा, एक बार और समझ लो, गामा कण विद्युत चुंबकीय तरंग का पैकेट होता है, आवेश नहीं होता है, विराम द्रव्यमान शून्य होता है, भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विचलित नहीं होता है। क्लियर है बाबू। अब थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा बाबू। देखो रेडियो सक्रिय क्षय का नियम, किसका नियम, रेडियो सक्रिय क्षय का नियम, रेडियो सक्रिय क्षय का नियम, रेडियो सक्रिय क्षय का नियम, क्षय या विघटन का नियम, ठीक है। इसमें पहला ध्यान से एकदम बाबू, अल्फा कण का विघटन, समझाते हैं ध्यान से देखना। किस कण का विघटन, अल्फा। मान लो कोई तत्व है x जिसका परमाणु संख्या z है, परमाणु द्रव्यमान a है, ऐसे तुम लोग जानबे करते हो, परमाणु संख्या को z से दिखाते हैं, परमाणु द्रव्यमान को a से। इसमें से हमको अल्फा निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा कण निकालना है, माइनस अल्फा कण। कौन कण निकालना है, विघटन हो रहा है ना, मतलब इसमें से टूट कर निकलेगा कौन कण, अल्फा। अब ये बकलोलवा तुमको बताए थे, अल्फा क्या होता है, हीलियम 2 4 होता है, पढ़ाया गया ना। अब ये ना बताए थे अल्फा क्या होता है, हीलियम 2 4। तो देख बाबू घटाना है ना, तो ऊपरवा से कितना घटेगा 4, अब बकलोलवा नीचवा से कितना घटेगा 2, हो गया। तो देख बाबू अब ये हो जाएगा x, ऊपर a है, अल्फा घटाने का मतलब कि ऊपर से 4 घटाएंगे नीचे से 2, तब है ना ये हीलियम है। तो बोल बाबू ऊपर से a में से कितना घटेगा 4 और नीचे से z में से कितना घटेगा 2, कोई दिक्कत। तो परमाणु द्रव्यमान 4 घटा, परमाणु संख्या 2 घटा, परमाणु संख्या 2 घट गया। तब बोल बाबू परमाणु संख्या अगर 2 घटा, इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में यह तत्व 2 स्थान कहाँ आ जाएगा, पीछे। 2 स्थान कहाँ आ जाएगा, पीछे, क्योंकि तुम लोग जानते हो परमाणु संख्या के आधार पर पीरियोडिक टेबल बनता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3। अब मान लो 2 स्थान 2 को घट गया परमाणु संख्या, तो 2 स्थान कहाँ आ जाएगा, पीछे। वही लिखा गया है, जब किसी तत्व में अल्फा कण का क्षय होता है तो तत्व आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे चला जाता है। यही तो समझा रहे थे कि तत्व देख लो, ऊपर से 4 घटा नीचे से 2, लेकिन ऊपर वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, निचवा से मतलब है। निचवा परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या 2 घट गया, इसका मतलब 2 स्थान कहाँ आ गया, पीछे आ गया। ध्यान से बाबू, ये सब बहुत पूछता है, इसी तरह का दे देगा, कहेगा अल्फा कण का विघटन बताए, तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अब बीटा कण के बारे में पढ़ते हैं, बीटा कण का विघटन। ध्यान से बाबू, बीटा कण का विघटन, बीटा कण का विघटन। तो बोल बाबू, ये एक परमाणु है जिसका परमाणु संख्या कितना होता है z, परमाणु द्रव्यमान a, इसमें से क्या निकालना है, बीटा कण। बीटा कण का क्षय करना है। ध्यान से बाबू, अभी तुम लोग को बताए थे बीटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, निचवा -1 ऊपरवा 0, बोले थे ना, याद कर रख रहे तब। तो अब बोलो बाबू, ऊपरवा से कितना घटेगा 0 और निचवा से कितना घटेगा, -1 घटेगा। ध्यान से बाबू, तो देख बाबू ये x, ऊपरवा से कितना घटेगा, a है, a में से कितना घटेगा 0 और निचवा z है, z में से घटाना है, ये पहले से घटा हुआ है उसके चक्कर में मत पड़ना, z में से घटाना है, z माइनस कितना घटाना है, -1। देख लिया बकलोल क्या आया।
अब देखो ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, x, a में से 0 गया a, और z माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस क्या प्लस 1। बात कुछ बुझाया, समझ में आया? देख ले बाबू। तो देख बाबू, अब तुम बताओ, ये नीचवा परमाणु संख्या 1 बढ़ गया, परमाणु संख्या 1 बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु संख्या 1 बढ़ गया, मतलब आवर्त सारणी में एक स्थान कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। बात समझ में? पहले देख लो, बीटा कण इलेक्ट्रॉन नीचे -1 ऊपर 0, ऊपरवा से 0 घटा, नीचवा से z में से -1 घटा, तो a में से 0 घटा a, ये z माइनस माइनस प्लस 1, तो परमाणु संख्या 1 बढ़ गया, मतलब आवर्त सारणी में कितना स्थान आगे चला गया, एक स्थान, वही लिखा गया है। जब किसी तत्व से बीटा कण का क्षय होता है तो तत्व आवर्त सारणी में एक स्थान आगे चला जाता है। आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल में एक स्थान आगे चला जाता है। अब देखो बीटा कण का क्षय हो गया, अब गामा कण का क्षय। ध्यान से बाबू, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछता है, ध्यान से बाबू। गामा कण का क्षय, गामा कण का क्षय, ठीक है। तो ये परमाणु संख्या z, परमाणु संख्या z, परमाणु द्रव्यमान a, इससे क्या निकलेगा, गामा कण। अब तुम बताओ, गामा कण क्या था, विद्युत चुंबकीय क्या था, तरंग था एक तरह का। गामा कण एक तरह का क्या होता है, ऊर्जा का पैकेट होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के ऊर्जा का पैकेट होता है, ये ऊर्जा है। अब बोल बाबू, ऊर्जा घटेगा, ऊर्जा घटेगा तो इसमें से थोड़े घटेगा जी, तो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु संख्या, ऊर्जा घटे ना घटे जुड़े ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है उसको, क्योंकि इस यहाँ से परमाणु द्रव्यमान घटेगा, यहाँ से परमाणु संख्या, लेकिन ऊर्जा थोड़े घटेगा। तो ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा, x z a, x z a। हाँ, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पर स्टार होता है, बिना स्टार का होता है, मतलब ये उत्तेजित अवस्था में होता है और ये भूमिज अवस्था में होता है। लेकिन ध्यान देना, जितना पहले परमाणु संख्या था उतना ही अभी भी है। इसका मतलब उसका परमाणु संख्या मतलब आवर्त सारणी में स्थान बदलने वाला नहीं है। तो देखो, जब किसी तत्व से गामा कण का क्षय होता है तो तत्व आवर्त सारणी में कोई परिवर्तन नहीं करता है, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जेड का जेड, बस खाली ऊर्जा घटा है। तो उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा ज़्यादा होता है, भूमिज अवस्था में ऊर्जा कम होता है। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बाबू। नाभिकीय विखंडन, क्या बाबू, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन। अब नाम से तो पता चलिए गया होगा तुमको, विखंडन मतलब टूटना, ठीक है। जब एक न्यूट्रॉन भारी नाभिक से टकराता है, किससे बाबू, जब एक न्यूट्रॉन भारी नाभिक से टकराता है तो ये दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है और साथ साथ बहुत अधिक ऊर्जा बाहर निकलता है। इसी को क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। कोई दिक्कत? जब एक न्यूट्रॉन भारी नाभिक से टकराता है तो दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है या बन जाता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। सिंपल बाबू, एक न्यूट्रॉन गया भारी नाभिक से टकरा कर उसको दो हल्के नाभिकों में तोड़ दिया, जिसके कारण बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न हुआ। इसी को बोलते हैं क्या, नाभिकीय विखंडन। अब देखो, नाभिकीय संलयन। अब इसमें टूटा था तो इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। दो हल्का नाभिक आपस में जुड़कर भारी नाभिक बनाएगा। दो हल्का नाभिक आपस में जुड़कर क्या होगा, भारी नाभिक बनाएगा, तब भी बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगा। इसी को क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। सिंपल।
सीधा समझो ना, इसमें भारी टूटकर दू हल्का बना रहा है और साथ साथ ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन। विखंडन मतलब टूटना, संलयन मतलब जुड़ना, दो हल्का आपस में जुड़कर भारी नाभिक बनेगा और बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, इसी को क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। कोई दिक्कत, बात समझ में आया, क्लियर है, कुछ बुझाया, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बाबू, देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्धायु। रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्धायु। रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्धायु सिंपल है बाबू। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा क्षय होने में, रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा क्षय होने में जितना समय लगता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा क्षय होने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धायु कहते हैं। सिंपल, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा टूटने में, मान लो 100% है तो 50% टूटने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धायु कहते हैं। इसका अर्धायु को टी हाफ से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है, 0.6931, ये केमिस्ट्री में भी तुम लोग पढ़ा होगा, बटा लैम्डा। लैम्डा को बोलते हैं क्षय नियतांक। लैम्डा को क्या बोलते हैं बाबू, क्षय नियतांक कहते हैं। लैम्डा को क्या कहते हैं, क्षय नियतांक। कोई दिक्कत, बात समझ में आया? देख लो, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा टूटने में, क्षय होने में, बर्बाद होने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्धायु कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है 0.6931 बटा लैम्डा। लैम्डा को क्या बोलते हैं, क्षय नियतांक। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ते हैं, देखेंगे बाबू ध्यान से। रेडियो सक्रिय पदार्थ का औसत आयु, रेडियो सक्रिय पदार्थ का औसत आयु, रेडियो सक्रिय पदार्थ का कौन आयु बाबू, औसत आयु। रेडियो सक्रिय पदार्थ का औसत आयु। तो देखिए बाबू सिंपल, अब एगो हम फॉर्मूला लिखते हैं, वही डिफिनीशन है, औसत आयु बराबर 1/6 नियतांक। औसत आयु बराबर 1/6 नियतांक। क्लियर है, बात समझ में आया? देख लो बाबू सिंपल, ये ऊपर है ये नीचे है, इसका मतलब व्युत्क्रम है। क्या है बाबू, व्युत्क्रम है। क्या है, व्युत्क्रम है। तो देख बाबू सिंपल, तो देखो औसत आयु 6 नियतांक के व्युत्क्रम को, किसके व्युत्क्रम को, 6 नियतांक के व्युत्क्रम को रेडियो सक्रिय पदार्थ का औसत आयु कहते हैं। औसत आयु को दिखाते हैं TAB से, और बराबर 1/6 नियतांक को लैम्डा से। कोई दिक्कत, बात समझ में आया? क्लियर है बाबू? लंबा वीडियो हो गया। कल बाबू इस चैप्टर का फिजिक्स का 2 वीडियो बनाएंगे। आज एक हो गया है सवेरे, अभी रात को एक अपलोड कर देंगे। कल 2 आपको फिजिक्स का वीडियो देंगे तो फिजिक्स का पूरा चीज़ समाप्त, खाली लॉन्ग क्वेश्चन बच जाएगा, लाइट का और फर्स्ट बुक का कुछ। ठीक है, क्लियर बाबू? बात समझ में आया? आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। बस एक चीज़ ध्यान रखना बाबू, 26 और 27 तारीख को आप अपने टेलीग्राम पर देखते रहिएगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम में कैसे करना है, क्या करना है, तो लो समझिए रहा है। उसका ट्रिक्स और टेक्निक टेलीग्राम पर आपको लिंक देकर बताएंगे। 26 और 27 तारीख को एकदम तैयार रहिएगा। जो इस पर इन्फॉर्मेशन आएगा उसको ध्यान से आप देखकर और लिंक को क्लिक कर समझ लीजिएगा। ठीक है बाबू? आज के लिए यहीं क्लास ओवर होता है। सारे स्टूडेंट को मेरी तरफ से बाय 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 बाय।